जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। हमने इसका पहला चैप्टर देख लिया। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से हम लोग ले रहे हैं। पहले हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को हमने कवर किया और अब हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट किए हैं। आज का ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि है हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। उसे ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। एक है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और 3 है, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। आगे, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि पौधे में कोई गति नहीं होता, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। दूसरा है, पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। तीसरा है, जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आगे, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेयर ने। आगे है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊतक। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। एक है, किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। दूसरा है, कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। आगे है, पादपों में विभाजित की ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है, इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाजित की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस ऊतक के कोशिकाओं की राजधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, शीर्षस्थ विभाजित की उत्तरदायी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि के लिए। आगे, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटाई में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्षस्थ विभाजित की। आगे है, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियम उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभाजित की का। आगे है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम। आगे है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व विभाजित की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। एक है, पौधे के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। दूसरा है, विभाजित की ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। आगे है, एक बीजपत्री
एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती क्योंकि इनमें नहीं होता है, तो कैम्बियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैम्बियम। आगे है निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजितकी कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। ए में शीर्षस्थ विभाजितकी और तीसरा है अंतर्वेशी विभाजितकी। अगला क्वेश्चन है संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजितकी द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व। आगे है मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल ऊतक। ये एक सरल ऊतक है यानी सिंपल टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। ए में है मृदु ऊतक और बी में है स्थूलकोण ऊतक, तो ये दोनों हो जाएगा। आगे है मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। आगे है वायुतक किन पौधे में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइटस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोफाइटस। आगे है जलोदभिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुतक की। आगे है दोस्तों वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है? भित्ति सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्नी स्थूलन मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलेन कायमा। आगे है निम्नलिखित में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थूलकोण ऊतक। हमारा अगला क्वेश्चन है शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलकोण ऊतक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थूलकोण ऊतक। आगे है निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक। आगे है पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ ऊतक। आगे फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ ऊतक के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क कोशिका में। आगे है व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क कैम्बियम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम से। नेक्स्ट है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेकर्स सुबेर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेकर सुबेर। आगे है मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है तो ये किस आकार की होती है या फिर कैसा? इसका आंसर हो जाएगा ये गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोलाकार। आगे दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सर नुकीले होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान यानी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ए में विभाजित की और सी है दृढ़ ऊतक, ये दोनों नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। आगे है, विलामेन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमी के अवशोषण के लिए। आगे है दोस्तों, किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रता ग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिपादप मूल। आगे आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूलों में। आगे पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे अधिचर्म कहा जाता है यानी एपिडर्मिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबेरिन। अगला है, त्वचाजन ऊतक शीर्षस्थ विभाजिकी से बनता है, यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य त्वचा। आगे निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आगे दोस्तों, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य त्वचा। आगे पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टेक्स। अगला क्वेश्चन है, पौधे के अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिरंभ यानी पेरिसाइकल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिरंभ। आगे है, कैम्बियम के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधा में पाया जाता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीत किरणें। आगे पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इडियोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इडियोप्लास्ट। आगे वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायो कोलेट्रल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, अरीय संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रेडियल वेसिकुलर बंडल जो होता है ये एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आगे पौधे की स्टील परत में शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिरंभ, संवहन, फूल तथा मज्जा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलय की गिनती करके। आगे वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। आगे निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःरंभीय एधा की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। आगे, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घने तथा गहरे कत्थई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन और सारिल, ये तीनों ही कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 फीट। आगे है, जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है, तो ये हो जाएगा भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम में। आगे, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 तत्वों से। आगे है, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभाजितिकी से। आगे, इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीव ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वहिका से भिन्न होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, वाहिनिकाएं और वहिकाएं दोनों। अगला है, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम मृदुतक। नेक्स्ट है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बास्ट तंतु। आगे, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालनी नलिका। आगे है, चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सह कोशिका। आगे, फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम तंतु। आगे है, फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 चालनी नलिका के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 चालनी नलिका के बीच। आगे, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए। आगे है, पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल वहन के लिए। फ्लोएम का काम जो होता है मुख्यतः जल वहन के लिए होता है।
आगे शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। आगे है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेसी बोस ने। आगे निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकला ऊतक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे अंगों का विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला कौन ऊतक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियम। आगे त्वचा का बाहरी सतह निर्मित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तरित सल्की एपिथेलियम से। अगला है निम्नलिखित में किस एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभाकार। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। आगे है सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा करना। आगे दोस्तों पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। आगे निम्नलिखित में कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरियोलर। आगे मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा में ऊतक। आगे है दोस्तों ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा में ऊतक का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वसा में ऊतक का। आगे निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदी भरी रहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा संयोजी ऊतक। आगे निम्नलिखित में कौन ऊतक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर। आगे निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लसिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लसिका। अगला है निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अस्थि, उपास्थि और लिंगामेंट, ये तीनों ही संयोजी ऊतक है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा में ऊतक। आगे है श्वेत व्हाइट फाइबर तथा पीला तंतु यानी कि येलो फाइबर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरियोलर ऊतक में। एरियोलर ऊतक में श्वेत तंतु तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। आगे है कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि में। आगे टेंडन का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत तंतु में ऊतक से। आगे लिंगामेंट का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला तंतु में ऊतक से। पीला तंतु में ऊतक से लिंगामेंट का निर्माण होता है। आगे टेंडन तथा लिंगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2।
दोनों। पहला है टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। दूसरा है लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। आगे है सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। आगे है लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसू। आगे है किस ऊतक के तलवे खूर और सिंग के बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइटिन के। आगे है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि में। आगे है कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपास्थि में। नेक्स्ट है मास्ट कोशिकाएं होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में। आगे है एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मास्ट कोशिकाएं। आगे है निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालवंत संयोजी ऊतक। आगे है दोस्तों मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवे पर। आगे है मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों की पलकों पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंखों के पलकों पर। आगे वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण। नेक्स्ट है नभी रज्जु है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोड संयोजी ऊतक। आगे है हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनियों की अस्थियों में। आगे है हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। आगे है कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3 भाग है। आगे संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलेजन। आगे दोस्तों बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतः कंकाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि। आगे दोस्तों शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक। नेक्स्ट है सर्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशीय ऊतक में। अगला है अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशीय ऊतक। आगे है नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरेखित पेशी। आगे है इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदयक पेशी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हृदयक पेशी में। आगे निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैखिक पेशी। आगे आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरेखित पेशी। अगला क्वेश्चन है मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशी ऊतक में। आगे निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक पेशी में। आगे शरीर की कुल भार का लगभग 50% भार होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक पेशी का।
अगला है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका ऊतक से। आगे दोस्तों, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका का कोशिका। आगे, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। आगे, न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाले पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइटस। आगे है, रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका में। रेनवियर का नोड तंत्रिका में पाया जाता है। आगे, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। नेक्स्ट है, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में। आगे है, बायोप्सी संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। इसी के साथ दोस्तों सेट का ये सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट के साथ मिलेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।